हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर और प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो ये प्रश्न होंगे ये पेपर 1 के प्रश्न हैं और पेपर 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका जो सीडीपी होता है वो पेपर 2 की अपेक्षा क्या होता है, इजी होता है। तो चलिए, अगर आपकी तैयारी है तो आपके प्रश्न बहुत इजी होंगे, नहीं तैयारी है तो बहुत हार्ड होंगे। तो चलिए, आपको अपनी तैयारी को इस तरह से कर लेना है कि आपके प्रश्न क्या हो जाए, बिल्कुल देखते ही चुटकियों में बन जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर और करते हैं इनके कॉन्सेप्ट को दूर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो यहाँ हम जब कौशल की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं गतिशील कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो गतिशील कौशल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म कौशल और दूसरा होते हैं स्थूल कौशल। यानी कि जब आपके मांसपेशियां किसी वर्क को करने में ज्यादा क्या होता हो, एक्टिव होता हो, जिस काम को करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्थूल कौशल कहते हैं। और जिस काम को करने में हमारे मसल्स जो है कम एक्टिव हो, आराम आराम से हम उस काम को कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कौशल कहते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा जो आंसर है क्या है, तो जैसे कि एक पैर पर संतुलन करना, जैसे कि आप एक पैर पे ऐसे बैलेंस खड़े होके करते हैं ना, तो ये बहुत ही थोड़ा सा इसमें हम आपके पूरे बॉडी को आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने बॉडी के सारे मसल्स को क्या करते हैं, पूरा उसमें लगा देते हैं, यानी एक्टिव कर देते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, यानी कि स्थूल कौशल है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल के अकॉर्डिंग माना जाता है। फिर है एक मटर को उंगलियों से दबाना, जैसे मटर है इसको उंगलियों से दबाना, ये बहुत ही आसान है, ये सूक्ष्म है भाई। ठीक है, किताब के पन्ने पलटना, ये भी सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं। पेंसिल पकड़ना, ये भी सूक्ष्म में आएंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है। ठीक है, तो विकासात्मक परिवर्तन है भाई। तो विकासात्मक परिवर्तन की जब हम बात करें तो विकासात्मक परिवर्तन एक आनुवंशिकता के आधार पर होता है, एक वातावरण के आधार पर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन है आपका आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन। तो बिल्कुल सही है। बच्चे जो है यानी कि आनुवंशिक रूप से, या जो कि बच्चे जन्म के द्वारा होता है निर्धारित, और दूसरा है पर्यावरणीय, यानी कि जब बच्चे जन्म के बाद, तो जन्म से पहले और जन्म के बाद इन दोनों का जो अनूठा मतलब कि एक कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, बच्चे के यानी कि विकासात्मक परिवर्तन का क्या है, ये परिणाम है। ये बिल्कुल क्या है, सही है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा तो नहीं, केवल आनुवंशिक नहीं, आनुवंशिक और वातावरण दोनों ढांचा का होना विकास के परिवर्तन के लिए क्या है, जरूरी है। अब हम बढ़ेंगे तीसरा ऑप्शन यानी सी नंबर, कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं, इनमें सभी कारक होंगे, ठीक है, तभी विकास होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ना तो वंशानुक्रम, ना ही पर्यावरणीय, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि जो है कहलाती है क्या। तो यहाँ पहली बात करेंगे कि 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है, इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। तो यह 2 से 6 कह रहा है, जिसको तो खत्म कर दीजिए। फिर है प्रारंभिक बचपन, यानी कि प्रारंभिक बचपन जो होता है ये क्या होगा, यानी कि 2 से 6 वर्ष, और फिर उसके बाद जो है हम क्या चलेंगे आगे, जो होता है वो
किसके बाद, और मध्य बचपन जो होता है वो क्या होगा, तो 6 से लेकर के 12 तक, और किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष। तो इसलिए प्रारंभिक बचपन जो होगा वो 2 से 6 वर्ष को की अवधि को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है अभिकथन यानी असर्शन कह रहा है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ये बिल्कुल सही है कि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं अब ऐसे नहीं, जैसे पहले लोग बच्चे खेलते थे मैदानों में, तो अब क्या है, लोग अब रियलिटी शो को बच्चे देखते हैं। तो इन दिनों ये बिल्कुल सही है कि शहरों में बच्चों बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कारण क्या कहता है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या देंगे कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, सही है, लेकिन यहाँ हमारा लॉजिक जो होगा कि इन दिनों जो है परिवार और साथियों के अलावा मीडिया जो है बच्चों के सोशलाइजेशन का एक जो है इम्पोर्टेंट मीडियम बनता जा रहा है। मोबाइल हो गया या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, ये सारे क्या करते हैं, बच्चों के विभिन्न प्रकार से सीखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए क्या है, सारा खेल उन रियलिटी शो पे शहरों पे आधारित हो गया जो कि वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि शहरों में सोशल मीडिया का या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका जो है उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिनका प्रभाव इन बच्चों पर भी पड़ता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है, और आर सही है, सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्याजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्याजे की बात हो रही है भाई। तो पहला है कि प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाना है, यानी कि सरल बनाना है, आसान बनाना है। तो इसके लिए कौन सा जो है फैक्टर महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो पहला क्या, शिक्षक की गतिशीलता मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। दूसरा है अलग अलग यानी विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। फिर तीसरा है कि मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये भी करना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार मध्य स्तरीय जितने भी मिडिल लेवल के जो भी नए नए क्या है एक्सपीरियंस है वो बच्चे को जरूर प्रोवाइड करने चाहिए। फिर है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। सकारात्मक तो सही है, लेकिन नकारात्मक जो रेनफोर्समेंट की बात होती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 1 2 3, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए या आप सभी जानते हैं कि ये जीववादी दृष्टिकोण का जो विकास होता है ये कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि बच्चा में जीववाद या फिर बोलिए कि प्रतीक को यानी कि सूचकता का जो ज्ञान होता है ये किस में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। निर्जीव चीजों को सजीव कब बच्चा मानने लगता है, जब बच्चा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये सारी बातें होती है जीववाद की। ठीक है, जिसमें कि बच्चा क्या होता है, लगता है कि नहीं हमारे साथ पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, फिर बादल चल रहे हैं, या जो भी पत्थर लुढ़क रहा है क्यों लुढ़क रहा है, उनकी क्या मनसा है, क्या इरादे हैं,
तो इन पे कई तरह के क्या है, यानी कि कहिए कि सच्ची घटनाओं पर वो क्या कर देते हैं, आधारित कर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि निर्जीव चीजों को सजीव मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ देखिए, जब भी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, तो भाषा की बात हो रही है, तो भाषा की बात कौन करेगा, तो लेव वाइगोवस्की। ठीक है, भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे कौन, तो वाइगोवस्की महोदय दिए थे। ठीक है, जबकि हार्वर्ड गार्डनर जो है इसको बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत, ठीक है, चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई कि वाइगोवस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ठीक है, तो वाइगोवस्की ने बच्चे को किस प्रकार से सीखने की बात की है, प्रतियोगिता के द्वारा नहीं, कंपटीशन के द्वारा बच्चे नहीं सीखते हैं, साथियों के साथ बातचीत करके बिल्कुल अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो साथी होते हैं ये क्या होते हैं, एक सोसाइटी के ही क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनके साथ इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर नहीं, फिर है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, साथियों के साथ बातचीत करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, नहीं। दूसरा देखेंगे, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए बिल्कुल रहते हैं, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चों के रुचि के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, तो यहाँ एकदम ये नहीं देंगे कि बच्चे ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड से नकल करते हैं, सेम कॉपी करते हैं, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा में नकल पे नहीं, रटंत पे नहीं, बल्कि सीखने सिखाने पर क्या किया जाता है, आधारित किया जाता है। तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, तो क्या है, सक्रिय श्रोता होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है। ठीक है, तो सही सुमेलित युग्म यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जिसको कि हम दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास भी कहते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, तो ये क्या, दंड और सजा की बात जो होती है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो नहीं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो देखिए, ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास ये कोहल वर्ग के परंपरागत या रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि हम सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की जो बात कर रहे थे, ये पूर्व परंपरागत या रूढ़िगत स्तर में आते हैं, जो कि जीन कोहल वर्ग का ये सिद्धांत है। कि इन्होंने, कोहल वर्ग ने कहा कि बच्चे में जो नैतिकता होती है वो 4 वर्ष से प्रारंभ होती है, यानी कि 3 साल तक उसमें नैतिकता नहीं होती है। तो 4 से 10 साल में बच्चे में पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर होता है, जिसमें कि उसमें सजा और आज्ञाकारिता की बातें होती है। लेकिन ऑप्शन तो हमारा क्या है, ये नहीं होगा। फिर है दूसरा जो रूढ़िगत है, जो कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है, तो उसमें बच्चा क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पर क्या होता है, आधारित होता है। क्यों भाई अच्छा लड़का कोई अच्छी लड़की की बातें होती है, क्योंकि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में जो है
बच्चे दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अनुमोदन का मतलब होता है कि अगर किसी की आप मदद करते हैं तो आपको फीडबैक में क्या मिलता है, वाह बेटा बहुत बढ़िया किए, ठीक है, भगवान तुमको बहुत खुश रखे, ठीक है, तुम बहुत बढ़िया हो। तो इस तरह का उसको जो मतलब कि एक सहानुभूति और एक जो आशीर्वाद मिलता है, तो जस्ट लाइक ये क्या है, अनुमोदन है। ठीक, तो ये बिल्कुल इस अवस्था में होती है एक नैतिकता के रूप में। अब है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। तो ऐसा कोई जो है कोहलबर्ग ने ऐसा नैतिकता का सिद्धांत नहीं दिया था, ये बिल्कुल गलत हो गए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 11 का कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। अब आपको यहाँ ये देखना है कि हम तो जानते हैं कि हावर्ड गार्डनर का जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत तो दिया था, लेकिन उस बहुबुद्धि के सिद्धांत को किस बुद्धि से जोड़ते हैं, तो इन्होंने तो यहाँ वनस्पति है भाई, और जीव जंतु की अलग अलग स्पेसीज की जो है हम ब्यूटीनेस की बात कर रहे हैं, सुंदरता की पहचान की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि हमारी बुद्धि क्या है, नेचुरलिज्म पर आधारित है, प्रकृतिवादी पर आधारित है। प्रकृति हम प्रेमी हैं, जिससे कि हमें जीवों के या वनस्पतियों के क्या है, विभिन्न प्रकार के जो भी स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, उनकी सुंदरता में हम क्या हो गए हैं, रम गए हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए, बाकी यहाँ गुनगुना तो नहीं रहे भाई, संगीतमय भी नहीं होना है, स्थान विशेष पर भी बात नहीं हो रही है जो स्थानिक बुद्धि होगी, और यहाँ इंटरपर्सनल जो भी कोई बात नहीं हो रही है। तो यह सीधा है, प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं उनका क्या होना, बखान करना, उनकी सुंदरता का बखान करना। तो ये एक प्रकृतिवादी व्यक्ति ही कर सकता है। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ठीक है, बहुभाषावाद का, बिल्कुल सही। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भाषा जो होनी चाहिए, पहली भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा, और दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए, बहुभाषिकता पर होनी चाहिए। तो ये सही है, तो बहुभाषावाद को मानेंगे हम लोग। एक भाषावाद बिल्कुल नहीं होगा। और पाठ्यक्रम का मानकीकरण का होता है नियम और कानून पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित। तो ये बिल्कुल समझ नहीं बल्कि रटंत प्रणालियां हैं। फिर है मूल्यांकन का मानकीकरण, ये भी हटा देंगे हम। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुभाषावाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, यानी रिस्क लेने वाले लड़के होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। तो यह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है भाई। सोच क्या है कि आपके मन में बसा हुआ है कि लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं और रिस्क लेने वाले होते हैं, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है और ईमानदार होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ ये दोनों गुण दोनों में हो सकते हैं। तो हमें किसी पर्टिकुलर जेंडर का जो है पक्ष नहीं लेना। तो ये सीधा है कि हम लड़कों को जो है रिस्की कहते हैं कि रिस्क लेते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, ऐसी बात नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ये दोनों लिंगों के लिंग वाले जो होते हैं क्या करते हैं, अपने समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी नैतिकता का, अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समता की तो बात हुई नहीं, बिल्कुल पक्षपात है, ये स्थिरता भी नहीं है और समानता भी नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा क्वेश्चन अभिकथन और कारण है।
कह रहा है अभिकथन यानी असर्शन में शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग टेक्निक का, अलग अलग तरीके का अगर उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, फिर है भाई रीजन क्या कहता है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ये भी सही है कि हम एक टाइप के मूल्यांकन मतलब कि इवैल्यूएशन टेक्निक की अगर बात करें तो इससे हम मतलब कि कहेंगे कि बच्चे का प्रोग्रेस हो जाएगा या बच्चे के हर तरह के डेवलपमेंट हो जाएंगे, तो ये सक्षम नहीं है। तो आपके हर तरह के विकास के लिए आपको तकनीकी के अलग अलग उपागमों का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये बिल्कुल है कि अलग अलग बातों पे आधारित है। इसी के कारण जो है मतलब कि क्या कि बच्चों का आकलन करने के लिए हम टीचर को क्या करने चाहिए, अलग अलग असेसमेंट टेक्निक और मेथड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की क्या करेगा, सही व्याख्या करेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए इस प्रकार के जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो यही होता है असर्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। एकदम आंख मूंद करके आप जो है इसे बना लेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति, ठीक है, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ठीक है, तो सीखने की स्थिति की बात हो रही है भाई, तो सीखने की स्थिति छात्र सक्रिय यहाँ नहीं है, नेगेटिव है भाई। ठीक है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ और वे कहाँ जा रहे हैं और वे वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये क्या है, ये तो सीखने के आकलन को तो प्रदर्शित कर रहा है। छात्र यहाँ सीख रहा है कि हम कैसे जाएं, क्या करें, किस प्रकार जाएं, तो ये नहीं होगा। अब है शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्या है आपका मतलब कि सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत है कि टीचर बच्चे को सीखने के लिए आसान से आसान जो है कई तरह के मल्टीपल रिएक्शन देते हैं ताकि बच्चा क्या हो सके, समझ सके। ठीक है, फिर सी नंबर में तो ये गलत हो गया। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीखने के असेसमेंट को ये नहीं दर्शाती है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा वाली बात जब है ये नेगेटिव है और यही नेगेटिव क्वेश्चन के नेगेटिव आंसर होंगे। ठीक, और चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन तो नेगेटिव है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। कह रहा क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, अगम्य इमारत होनी चाहिए? नहीं, अगम्य इमारत यानी कि जहाँ पे हम जा ही नहीं चलते, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है जिसमें कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्ष में हम शिक्षा देते हैं, वो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ बच्चे क्या है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो विशिष्ट जो है बच्चे में आते हैं, जैसे कि विकलांग बच्चे होंगे, दृष्टिबाधित बच्चे होंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को अगम्य इमारत पर करेंगे तो उनको परेशानी होगी, तो इसलिए ये गलत है। और नम्य मानसिकता होनी चाहिए, तो नहीं। फिर हम मानकीकृत पाठ्यक्रम होने चाहिए, नहीं। तो इसलिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सके। तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन में
क्या है, दिव्यांगता जैसे क्या है, मतलब कि एक वर्ड लिखे हैं। तो कह रहा कि कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो देखिए, आत्म केंद्रितता या स्वलीनता। तो यहाँ क्या है, अपने आप में क्या होना, खो जाना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंट्रलिज्म। ठीक है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं किसी में अगर होती है ना, तो एक प्रकार की ये क्या है, दिव्यांगता है। यानी कि पूरा उनका संकुचित मन है, वो मन में एक बैठा लिया है कि भाई मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, फिर है पठन वैकल्य नहीं है, गुणज वैकल्य यानी कि गणन करने की क्षमता भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, और गतिमान दिव्यांगता भी नहीं है। तो आत्म केंद्रिता है। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता के महत्व, बिल्कुल सही। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये भी मानते हैं। और मानकीकृत परीक्षण, ये तो नहीं होगा। अब है यहाँ की विविधता को हम महत्व दे रहे हैं, और यहाँ प्रमुख समूह की ओर केंद्रित। प्रमुख समूह यानी कि पार्टी, मतलब कि मेन जो ग्रुप है उनकी ओर केंद्रित करना, फोकस करना, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, विविधता यानी अलग अलग जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सामग्री को सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, श्रवण बाधित छात्र से, बिल्कुल। यहाँ देखिए, जब भी हम कह रहे हैं कि सामग्री को कई तरह से जब हम प्रेजेंट करेंगे, इनके प्रेजेंटेशन के लिए किसके समावेशन में मदद मिलेगी। श्रवण बाधित बच्चे के लिए तो मिलेगी ही, फिर उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी मिलेगी, फिर जो बच्चे अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले हैं उनको भी मिलेगी भाई, और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों को मिलेगी, सबको मिलेगी। ठीक है, तो सबको ए 1 2 3 4, चलिए इसमें है डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, तो देखिए, गुणज वैकल्य, जो देखिए, जो मतलब कि ये जो आपका दिया गया है, तो जो मैचिंग आपके सेम होंगे उनको आपको लगाना है। गुणज वैकल्य यानी कि जिसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ये एक क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो कैलकुलेटर का प्रावधान, कैलकुलेटर का प्रावधान, तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्या है, यानी कि सही है, क्योंकि कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। कहने का मतलब बच्चा गुना भाग जोड़ करने में सक्षम नहीं है, तो वो कैलकुलेटर का क्या ले रहा है, सहारा ले रहा है, अर्थात उसको गुणज वैकल्य है, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। फिर है पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, तो नहीं, पठन वैकल्य में लंबे लिखने की बात है, तो ये बिल्कुल गलत है। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, तो ऑडियो यानी कि ऑडियो टेप देना नहीं। दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, तो जो देख ही नहीं सकता तो उसको चित्र वाली पुस्तक देके कोई फायदा नहीं है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कि कक्षा 1 to 5 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। बिना समझे नकल करना नहीं, करके सीखेंगे तो ज्यादा हम समझेंगे। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण ज्यादा बेहतर है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। फिर है निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं, एक्टिव होके सुनना होगा। रट कर याद करना नहीं, रोड मेथड पर नहीं आधारित करेंगे, इसलिए बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। कह रहा है अभिकथन और रीजन पे ये भी डिपेंड है। तो कह रहा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल क्या है भाई, सही है। फिर है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो अधिगम एक मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है, इसलिए क्या करना है भाई, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में हमें क्या करने होंगे, पार्टिसिपेट करने होंगे। ठीक है, यानी कि आर व्याख्या करेगा ए की, तो इसलिए ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन में यही आंसर मैक्सिमम होते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, बांटना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, ये भी गलत है। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, ये बिल्कुल क्या है, आपका सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? ठीक है, तो कौन सा शैक्षणिक पद्धतियां, एजुकेशनल सिस्टम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिव जो कॉपरेशन होना चाहिए वो नहीं देती है? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो ये देखिए, अगर आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्यचर्या अनुकूलन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल जो है, मतलब कि जितनी आवश्यकता उतना ही हम पढ़े, तो ये बिल्कुल क्या है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, तो छात्रों के लिए जो अनुभवात्मक शिक्षा है ये चलिए बिल्कुल हम मान लेते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे पहले। फिर है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, हाँ ये उनसे क्या है कि सिलेबस में अगर क्या है नवाचार की बातें हैं तो ये क्या है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिर है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा और विचार कर ले। कह रहा कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? भाई नहीं देती है, नेगेटिव है, तो नहीं, नेगेटिव है तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो गलत है, पॉजिटिव है तो भाई गलत है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन के अनुसार गलत है। ठीक है, सी नंबर में है कि पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार होना चाहिए, ये भी बिल्कुल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, तो ये नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही सही भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नेगेटिव के क्वेश्चन जो है ऑप्शन भी नेगेटिव होते हैं, इसलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा बढ़ाए जाने वाले, बढ़ाए नहीं होगा, पढ़ाए होगा, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि टीचर ऐसा पढ़ाए जो बच्चे के दैनिक जीवन से क्या हो, रिलेटेड हो। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, ये भी टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, देखेंगे कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेके आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या सही क्या गलत करते हैं। उनके द्वारा जो भी आप शिक्षक होने के नाते जो भी पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाइए कि जो कि बच्चा अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम को फेस करे उसका सॉल्यूशन एक चुटकी में कर ले। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या देंगे कि ए और आर सही है और आर व्याख्या करता है ए की, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? पहला है विस्मरण, तो विस्मरण में कैसे मदद, जब आप भूल ही जाएंगे
तो कैसे आप सीखने में या मूल्यांकन करने में या समझ की जांच करने में ये हेल्पफुल होगा, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, तो चलिए ये गलत। दूसरा देखेंगे अनुकृति। अनुकृति जो है, क्या ये सीखने में क्या मदद करेगा? तो सीखने में अनुकृति मतलब होता है बार बार क्या करना, करना। तो यह सीखने का स्वयं मूल्यांकन जब हो जाए, भाई हम कितना सीखे, क्या सीखे और हमें नहीं सीखे तो कैसे सीखना है, तो ये हुआ क्या, अपने आप में जो है अपने आप को पहचानना, गहराई से पहचानना। तो ये कौन किस में होगा, तो अधिसंज्ञान में होगा। ये किस में होगा भाई, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन में होगा, जिससे कि बच्चे जो है मतलब जड़ तक अपने आप को समझेंगे, समझ की जांच विकसित करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। बाकी ये रटकर याद करना बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है बच्चों में भ्रांतियां होना, यानी कि कंफ्यूजन होना। भ्रांतियां होना का मतलब कंफ्यूजन होना डैश है, क्या है, असामान्य है। क्या बच्चे में जो कंफ्यूजन होते हैं क्या ये असामान्य रूप से होते हैं? नहीं। अप्रारूपिक होते हैं? नहीं, प्रारूपिक होते हैं। प्राकृतिक होते हैं। हर बच्चों को भ्रांतियां होता है, कंफ्यूजन होता है। उन कंफ्यूजन को सॉल्व करना ये हम टीचर का, माता पिता का क्या है, मूल कर्तव्य होता है। दुर्लभ होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यार्थी जो अधिगम और सहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। बिल्कुल से दिखाएगा। जब ये असहायता दिखाएगा, महसूस करेगा, तो बेहद उत्साह नहीं दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, तो एकदम महारत भी प्राप्ति उसको नहीं होगी। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं, प्रदर्शन का भी एकदम कहिए कि 0 पर आधारित हो जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों से सीधा अलगाव रखेगा, अलग थलग रहेगा, बहुत उसको लगेगा जितने भी पढ़ाई लिखाई की बातें हैं सब बेकार है, भारी है, भरकम है। ठीक है, तो ये सारी बातें उनके मन में होगी जब वो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेसहारा, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ये देखना है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है कि हम नई भाषा को सीखे, हिंदी जानते तो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश जानते तो हिंदी सीखे, फ्रेंच सीखे, बंगला सीखे। ठीक है, तो ये जो है, तो ये एक क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। बिल्कुल आपके अंदर एक क्या होता है कि नहीं भाई हम सीखे, हम अपना प्रभाव जो है अपने सोसाइटी में कायम करें, ये सब बातें होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इंटरनल मोटिवेशन के अकॉर्डिंग माना जाता है। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, ये तो बाह्य प्रदर्शन है, बाह्य प्रेरणा है। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, ये भी बाह्य में है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ये भी बाह्य है। तो इसलिए क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाकी बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने में जो पर्यावरणीय कारक है, तो एक तो रवैया, तो रवैया जैसा पर्यावरण का होगा वैसा ही आप क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। बिल्कुल अधिगम रवैया अगर अच्छा है तो अच्छा सीखिएगा, बुरा है तो बुरा सीखिएगा। तो अधिगम को बिल्कुल ये रवैया प्रभावित करेगा। फिर है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा, इससे भी क्या है, ये भी अधिगम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर है व्यक्तित्व लक्षण और चौथा है विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ हम एक चीजें देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक में कौन आ जाएगा, तो जिसमें कि क्या है कि विद्यालय, विद्यालय जो है वो क्या है, हमारे सोशलाइजेशन के क्या है, सेकेंडरी फैक्टर हैं, द्वितीयक कारक हैं। ठीक है, जो कि हम पहले परिवार में हर व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षण से जो है अवगत होते हैं, परिवार में अलग अलग लोगों के रवैया से अवगत होते हैं, परिवार में पहले हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर उसके बाद हम विद्यालय की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, जिससे कि हमारे
लर्निंग को इफ़ेक्टिव करने में ये जो स्कूल है वो क्या होते हैं, वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि बहुत ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने CDP का 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सेशन बहुत अच्छा होगा। तो तैयारी जोर शोर से रखिए और रिजल्ट का परचम दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को बाय बाय।